अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों के साथ है ना, पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जंग यरमुक, उसका पहला पार्ट बनाया था। आज जो है ना दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। तो आओ तो देखते हैं। कोई हैसियत नहीं है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाहते थे कि चाहे मुसलमान नंबर्स में कम भी हो लेकिन सच्चे मुसलमान। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी हुकूमत से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी। तो उन्होंने दोबारा हजरत अबू उबैदा की तरफ एक लेटर भेजा जिसका मफहूम ये था कि अब तुम सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं बल्कि पूरे शाम के गवर्नर और पहले इस्लामिक लीडर हो। तो अब सिर्फ जंगों से ज्यादा लोगों को इस्लाम सिखाओ। और यहीं से पहली बार अरब से बाहर लोग इस्लाम के सिस्टम को जानने लगे। इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में मुसलमान इतनी टेंस सिचुएशन में थे कि उन्हें इन नए इलाकों में इस्लामिक निजाम कायम करने का टाइम नहीं मिला। तो अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहली बार दुनिया के सामने एक नया सिस्टम रखा, खिलाफत का सिस्टम। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत सोच समझ के हजरत अबू उबैदा को इस काम के लिए चूज किया, क्योंकि अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के पहले 10 मुसलमानों में से थे। और इस्लाम लाने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर डिसीजन में उनके साथ शामिल थे और इस्लाम के साथ इतने लॉयल थे कि जब जंग बदर में मुसलमान और काफिर एक दूसरे के सामने हुए तो अबू उबैदा के वालिद दुश्मनों की फौज में थे। और फिर जब जंग शुरू हुई तो अबू उबैदा के वालिद उन्हीं के हाथों से मारे गए, जिसके बाद इनकी इस्लाम के साथ कमिटमेंट पर किसी को कोई शक नहीं था। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हटाकर इन्हें मुसलमानों का नया लीडर बनाया, क्योंकि अब जंग से ज्यादा एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो लोगों को इस्लाम का असल मकसद सिखा सके। तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरे शाम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ के नए गवर्नर्स लगाए और खुद सबसे फ्रंट वाली सिटी एमेसा में अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, ताकि अगर मुसलमानों को कोई भी खतरा हो तो सबसे पहले इनको पता चले। और अपने राइट हैंड खालिद बिन वलीद को शाम के असल कैपिटल दमश्क का गवर्नर बनाया और आमर इब्न आस को उर्दन जॉर्डन का गवर्नर लगाया। और इन इलाकों में बिल्कुल इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक ज़कात और जिज़िये का सिस्टम राइज किया, इस्लामिक कोर्ट्स और अदालतें भी बनाई और इवन एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया। और सबके सामने यहाँ के ताकतवर लोगों को उनकी पोजीशन से हटाकर आम लोगों की तरह उनको सजाएं दी। ये सब जब रोमन एम्पायर की अवाम ने देखा तो वो हैरान हुए कि ये लोग तो हमारी पिछली हुकूमत से बहुत बेहतर है। आखिर 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और मुसलमानों ने एमेसा के बाद और कोई भी सिटी फतह नहीं बल्कि इस टाइम को यूज करके अपने इस एम्पायर को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन इस सारे टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल से रोमन एम्पायर के बादशाह को भी टाइम मिला कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज बना सके। लेकिन अब रोमन एम्पायर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मजबूरन रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल हेराक्लियस ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था। हुआ यूं कि रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह की तरफ पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी पोती की शादी भी पर्शियन एम्पायर के बादशाह से कर। और इस तरह तारीख में पहली बार रोमन और पर्शियन एम्पायर सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार बन गए। ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात थी, क्योंकि इससे पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर पिछले 800 साल से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन अब इन दोनों एम्पायर्स मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि इन्होंने पिछले 800 साल की दुश्मनी बुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। ये ऐसा ही था जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया किसी और के खिलाफ एक हो जाए, और इवन वर्स फलस्तीन और इजराइल किसी दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के दोस्त बन जाए, जो इम्पॉसिबल। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत मुसलमानों के खौफ ने इन्हें एक होने पर मजबूर कर दी। तो अब इन दोनों एम्पायर्स ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी एम्पायर्स में बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर, जिसके बाद जंगे यरमुक और जंगे कादसिया जैसी अजीम जंगे लड़ी गई। रोमन बादशाह ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्या वजह है कि हम इन मुसलमानों से नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद हर जंग में हार जाते हैं। जिस पर उनके सारे जनरल्स ने एक ही जवाब दिया कि मुसलमानों की फौज का जो आर्मर होता है वो हमारी फौज से बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए उनकी स्पीड हमेशा हमसे बहुत तेज होती है। और मुसलमान हमसे कभी एक जंग में नहीं लड़ते बल्कि हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ते। तो रोमन बादशाह ये सब सुनकर अपने तख्त से खड़े हुए और कहा कि अब इन सारी बातों का सिर्फ एक ही हल है, और अगर तुम मेरे जनरल्स हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो पूरी रोमन फौज को इधर अंताकिया में जमा होने का हुक्म दो। और साथ ही उसने अपने सारे सूबों के गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे कि जो भी नौजवान जंग करने के काबिल हो
उसे चाहते या ना चाहते हुए रोमन एम्पायर की फौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए, जिसकी वजह से अंताकिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज, लाखों की फौज जमा होने लगी। और इनका प्लान ये था कि अब मुसलमानों की इन छोटी छोटी ट्रिक्स से निकलकर आमने सामने होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाए। अब जब ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा तो वहाँ एमेसा में मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा इब्न जर्राह को रोमन बादशाह के हर मूव की खबर मिलती जा रही थी, जिससे वहाँ पर मुसलमान बहुत ही टेंशन में कि अब आखिर हम क्या करें, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि अब हर तरफ से रोमन एम्पायर मुसलमानों से बदला लेने के लिए इनकी तरफ बढ़ रही थी। मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर अबू उबैदा ने जल्दी से एक दूसरी मीटिंग बुलाई और अपने सारे जनरल्स को बुलाकर पूछा कि अब हमें इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करना चाहिए, जिस पर सारे जनरल्स के मशवरे से ये फैसला किया गया कि हमें एमेसा, जिसे आज के जमाने में होम्स कहा जाता है, इस सिटी को बगैर किसी लड़ाई के छोड़कर यहाँ से वापस दमिश्क की तरफ जाना चाहिए, जिधर उस वक्त खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ मौजूद थे। लेकिन जाने से पहले अबू उबैदा इब्न जर्राह इस सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे ऑर्डर्स दिए कि यहाँ जितने लोगों से भी जिजिया टैक्स लिया गया था उन सब को वो पैसे वापस कर दिए जाए, क्योंकि ये जिजिया टैक्स हमने इनकी हिफाजत के लिए लिया था और अब जब हम इनकी और हिफाजत नहीं कर सकते तो इस टैक्स पर भी अब हमारा कोई हक नहीं है। तो इधर मुसलमान इस सिटी को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और वहाँ वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ एमेसा के हर घर घर तक जाकर लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस दे रहा है। ये देखकर यहाँ के लोग अगेन हैरान रह गए कि आखिर ये क्या मखलूक है कि हम तो सिर्फ इस बात पर खुश थे कि इन्होंने हमारे इलाके फतह करने के बाद हमें नहीं मारा और हमारी औरतों को भी कुछ नहीं कहा और हमारी जमीनें भी नहीं छीनी, और अब इस सब के बाद भी ये हमसे लिया गया टैक्स भी वापस करके जा रहे हैं। इनमें से एक बंदे ने मुसलमानों के जनरल के पास आकर ये तक कहा कि खुदा आप लोगों को हमारे ऊपर दोबारा लाए। तो आखिर मुसलमान इस सिटी होम्स को छोड़कर यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना हुए, जहाँ खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इनका इंतजार कर रहे थे। दमिश्क पहुंचते ही दोबारा सारे जनरल्स की मीटिंग स्टार्ट हुई कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब जब ये मीटिंग चल ही रही थी कि अचानक एक मैसेंजर जॉर्डन, उर्दन से अम्र इब्न आस का लेटर लेकर अबू उबैदा के पास पहुंचा और इस लेटर में लिखा था कि रोमन एम्पायर की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि हर तरफ बहुत सारे क्रिश्चियंस बगावत कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमान उस फौज के डर से एमेसा छोड़कर वापस आ चुके हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ चुका है और हर तरफ इन बगावतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे, मतलब इनके सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज इनके तरफ बढ़ रही थी और इनके पीछे हर तरफ लोग बगावतें कर रहे थे। तो मुसलमान जनरल्स को समझ आ गई थी कि अब यहाँ दमिश्क में रहना भी बहुत ही डेंजरस काम है। लेकिन दमिश्क इतनी बड़ी सिटी थी, मतलब ये फैसला इन जनरल्स ने नहीं बल्कि मदीना में खलीफा उमर बिन खत्ताब और उनके मिनिस्टर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने करना था। तो सिर्फ कुछ ही दिनों में डायरेक्ट मदीना से उमर बिन खत्ताब का लेटर दमिश्क पहुंचा, जिसमें लिखा था कि फैसला हो चुका है कि दमिश्क की इस सिटी को छोड़ दिया जाए और सिर्फ दमिश्क को नहीं बल्कि पूरे शाम को छोड़ दिया जाए और यहाँ से पीछे हटकर कोई ऐसी जगह जंग के लिए सेलेक्ट कर जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि उसके पीठ के पीछे अरब का इलाका हो, ताकि ये था जंगे यरमुक का दूसरा पार्ट है। तो इंशाल्लाह जंगे यरमुक का तीसरा पार्ट भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर लाजमी